आज हम कक्षा 8 की पुस्तक वसंत के पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे व्यंग्यकार हैं जिन्होंने अपने व्यंग्य द्वारा समाज को नई चेतना और जागरूकता दी है। बच्चों, आपको इस पाठ को पढ़कर भले ही हंसी आ रही हो, पर जब आपको कभी ऐसी बस में सफ़र करने का मौका मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि परसाई जी ने यह व्यंग्य रचना कितनी सही लिखी है। लेखक ने बताया है कि निजी कंपनियों के मालिक जो हैं अपनी व्यक्तिगत मुनाफे के लिए अपनी गाड़ियों को एक दिन भी उनके रख रखाव के लिए खड़ा नहीं करते। धन के लालच में गाड़ियों के रख रखाव पर कोई भी खर्च नहीं करते और गाड़ियों को निरंतर चलाते रहते हैं, भले ही उनकी स्थिति कैसी हो। तो इसी के ऊपर उन्होंने एक बस के ऊपर व्यंग्य किया है, जो बस की हालत जो है बहुत ही बुरी हो चुकी है, बहुत ही टूटी फूटी हालत में है। लेकिन जो बस का मालिक है उस बस को सही समझकर उसको यात्रा के लिए ले जाता है और ऐसी बस पर लेखक को यात्रा करने का अवसर मिला और इसी पर उन्होंने ये पाठ की रचना की, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक जब इस टूटी फूटी बस में सफ़र के लिए बैठे तो लोगों ने कहा कि जो समझदार आदमी है वो इस बस में नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि पता नहीं ये बस जो है वो अपने गंतव्य तक ले जाए या नहीं ले जाए। तो लेखक पूछते क्या इसमें डाकू मिलते हैं रास्ते में? तो कहते हैं डाकू नहीं, बस अपने आप में डाकिन है। यानी इस बस में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो इससे डाकुओं से तो बच भी जाओगे, लेकिन इस टूटी फूटी बस से बचना कठिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने बहुत बूढ़े, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको देख के श्रद्धा आती है। तो बस की स्थिति भी ऐसी थी कि लग रहा था न जाने किस ज़माने से चली आ रही है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जाए। जैसे वृद्धों की हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनका आदर सम्मान करते हैं, तो बस की हालत देख के लग रहा था कि बस भी कितनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, तो उसको तो हम केवल उसकी पूजा ही कर सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो लेखक के एक मित्र जो डॉक्टर थे वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको सुबह काम पर जाना था, तो कहते हैं कि जैसे नवी नवेली दुल्हन होती है उसको अपने घर गृहस्थी चलाने का अनुभव नहीं होता ना, लेकिन जो अनुभवी है उनको घर गृहस्थी चलाने का भी अच्छा अनुभव होता है। तो कहते हैं ये जो बस है ना ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और ये हमको अपने बच्चों की तरह गोद में प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी एक कारण, यानी आदमी को अपने जीवन से कूच करने के लिए यानी उसको मरने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो उस बस में बैठकर उनको जो छोड़ने आए थे वो कुछ इस तरह देख रहे थे मानो पता नहीं अब ये लोग जीवित पहुंचते भी हैं अपने गंतव्य तक या नहीं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना है। इसमें लेखक जो है व्यंग करते हैं कि बस की हालत कैसी थी कि बस के पूरे कांच टूटे हुए थे और जो एक दो कांच लगे भी थे उनसे हमको बचना था कि कहीं वो भी बस में झटके लगते टूटकर हम पर ना गिर जाएं और हमें जख्मी कर दें। हम फ़ौरन खिड़की से दूर खिसक गए।
इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। अंग्रेज़ों के समय में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें कि उन्होंने अंग्रेज़ों की बातों को स्वीकार करने से मानने से मना कर दिया था। तो क्या है, ये ट्रेनिंग जो थी मानो इस बस को उस समय ही मिल गई होगी, जो कि एक दूसरे के हिस्से को, बस के जो जितने भी पार्ट्स थे ना, वो आपस में जो क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। यानी विनय पूर्वकता एक दूसरे से मेल जोल नहीं कर रहे थे। सब पार्ट्स की अलग अलग अपनी अपनी आवाज़ आ रही थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगातार सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही हो। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी पता ही नहीं लग रहा था लेखक को कि बस के अंदर की स्थिति क्या है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाते। इस पर भी लेखक जो है व्यंग करते हुए कहते हैं कि जैसे बॉटल से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे ही जब पेट्रोल निकल गया तो उन्होंने बाल्टी में भर लिया और बाल्टी से वो नली से उनको पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। अब देखिए, जब लेखक बस में बैठे हैं, बाहर का दृश्य तो बहुत खूबसूरत है, पेड़ हैं, झील है, लेकिन हर पेड़ लेखक को दुश्मन इसलिए लगता है कि ऐसा ना हो कि उनकी बस किसी पेड़ से टकरा जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं झील आए और उसमें ना गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें दी, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देखिए कितना गहरा व्यंग है कि कंपनी के हिस्सेदार ने क्या कहा, बस तो फर्स्ट, टूटी फूटी बस को वो कहता है कि बस तो जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल अच्छी हालत में है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये बस जो है अचानक यहाँ पर ख़राब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई किसी वृद्ध व्यक्ति की बीच रास्ते में मृत्यु हो जाए जिसका कोई पहचान का नहीं हो, तो अनजान लोग ही जैसे उसकी अंत्येष्टि करते हैं, उसकी अंतिम क्रिया। तो लेखक क्या कहते हैं कि इस बस की भी हालत ऐसी थी कि यदि ये यहीं पर इसने अपने प्राणों का अंत कर दिया तो हमें इसकी अंत्येष्टि जो है यहीं पर करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती थी तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है।
उत्सर्ग की ऐसी भावना, माने त्याग की ऐसी भावना बहुत कठिन है कि मालिक को पता भी है कि बस की हालत जो है बहुत क्षीण है, लेकिन फिर भी मालिक जो हिस्सेदार है कंपनी के, बस का हिस्सेदार, वो उसी बस में बैठकर जो है सफ़र कर रहा है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि बस की हालत तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है और बहुत धीरे से चल रही है, आखिरी में उन्होंने सोचा कि अब वो समय पर तो पन्ना पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसी बस को वो अपने घर की तरह इत्मीनान से बैठ गए और हंसी मजाक करना उन्होंने चालू कर दिया।